7 पूर्व प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच और कम से कम 100 मंत्री और अधिकारी भी जांच के दायरे में। यानी नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू कर दी गई है। कोई राहत नहीं, कोई रियायत नहीं। ऐसा पहली बार हो रहा है जहां एक साथ इतने बड़े पदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके लोगों पर जांच बैठाई गई है, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो कौन कौन है दायरे में, पूरी खबर आज विस्तार से बताएंगे आपको। और इधर इंडियन आर्मी की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि जमीन से लेकर आसमान तक और धरती से लेकर समंदर तक दुश्मन के परखच्चे उड़ाने को तैयार है। न गोला न बारूद, सीधे प्रचंड तबाही। क्योंकि भारतीय सेना अब पारंपरिक हथियारों के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक पर भी तेजी से फोकस कर रही है। युद्ध के बदलते स्वरूप के बीच वो कौन से 2 ब्रह्मास्त्र तैयार किए गए हैं जो दुश्मन की तबाही बन सकते हैं, आज ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र एनआईटी में आखिर क्या हो रहा है। 2 महीने में 4 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। प्रोफेसर पर जो आरोप लगा है, अगर ये सच है तो माफी के लायक तो कतई नहीं है, सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट भी सवालों के घेरे में है। पूरी पड़ताल आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बात करते हैं नेपाल की, जहां बालेन शाह की नई सरकार बड़ी तेजी से फैसले ले रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे व्यापक जांच शुरू की गई है। बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल गठित किया है जो वर्ष 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और तमाम अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगा। इस जांच के दायरे में देश के 7 पूर्व प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार, झालानाथ, बाबूराम, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा, इतने बड़े बड़े नाम। इसके अलावा अंतरिम सरकारों के प्रमुख भी जांच के घेरे में हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 निर्मित सदस्यों की एक विशेष जांच रिपोर्ट तैयार की है जो साल 2006 से लेकर अब तक की प्रकाशित होने वाले तमाम नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस जांच में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी संख्या 7, 3 राष्ट्रपति और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा 100 से अधिक अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ विद्वान लोग हैं जो सब जांच के दायरे में हैं। ये जांच 2006 के जन आंदोलन के बाद पूरे राजनीतिक दौर की जांच के लिए की गई है। यानी लोकतंत्र आने के बाद से अब तक लगभग सभी बड़े नेता इस जांच के दायरे में हैं। खास बात यह है कि इसमें कुछ स्थिर नेता, कुछ अस्थायी दल के लोग भी शामिल हैं। यहाँ तक कि जिन नेताओं की मृत्यु नहीं हुई है उनके परिवार की संपत्ति की भी जांच की जा सकती है। नेपाल सरकार ने इस जांच के लिए एक आयोग बनाया है जिसमें दस्तावेज की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि पूरी तरह से वकीलों और कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। नेपाल में पहले भी कई बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, जैसे भूटानी घोटाला, ललिता निवास भूमि घोटाला, हवाई जहाज खरीद घोटाला और भूकंप राहत घोटाला। लेकिन इन मामलों में अक्सर सीमित जांच ही हुई और ना ही उस पर कोई व्यापक जांच का परिणाम आया है। अब सरकार का दावा है कि इस बार सत्ता, नामांकन और पूर्व शाही परिवार के सभी अधिकारियों की जांच होगी। माना तो ये जा रहा है कि इस फैसले से नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं और आने वाले समय में कई खुलासे भी हो सकते हैं। जब नेपाल में राजशाही समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की गई थी, इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में हुए चुनाव के बाद ये बड़ा कदम उठाया है जिसमें सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत मिला है। ये फैसला भ्रष्टाचार विरोधी जनभावना और पिछले वर्षों में सामने आए कई घोटालों के मद्देनजर की गई है। नेपाल में पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होती रही है, लेकिन अक्सर वो सीमित दायरे में ही होती थी। इस बार सत्ता, विपक्ष, पूर्व शासक और वर्तमान तंत्र सभी को एक साथ जांच के घेरे में लिया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल भी तेज है। नेपाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी, सबूतों के आधार पर होगी और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाएगी। ये कदम न केवल नेपाल की राजनीति के लिए बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो जब से नेपाल में नई सरकार आई है, बालेन शाह ने ताबड़तोड़ तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ये फैसला काफी बड़ा माना जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं भारतीय सेना की। अब नई टेक्नोलॉजी के हथियार से लैस होती जा रही है इंडियन आर्मी। पारंपरिक हथियारों के साथ साथ कुछ नए अत्याधुनिक तकनीक पर तेजी से फोकस कर रही है भारतीय सेना। सेना कमांडरों की एक बैठक हुई जिसमें
नेटवर्किंग और डेटाबेस आर्मी को सेना का एक नया ब्रह्मास्त्र बनाने का इसमें फैसला लिया गया। मिडिल ईस्ट की जंग में जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन हुआ है, उससे ये बात तो तय हो गई है कि सुरक्षा के लिए युद्ध के बदलते स्वरूप के बीच जो चुनौतियां आ रही हैं, वो बिल्कुल नए हथियारों की हैं। इसी बात के मद्देनज़र भारतीय सेना के तर्कस में इस समय 2 ब्रह्मास्त्र आ चुके हैं, जिसका इस्तेमाल के बाद किसी भी जंग में गोला बारूद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं दोनों ब्रह्मास्त्र के जरिए भारतीय सेना दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देगी, जिसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में 13 से 16 अप्रैल तक सेना कमांडरों की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में भारतीय सेना के भविष्य की चुनौतियों पर फोकस किया गया और रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में सीडीएस, सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख के साथ साथ कैबिनेट सचिव भी शामिल हुए। बैठक में सभी एक बात पर सहमत थे, एकमत थे कि अब युद्ध का स्वरूप जिस तरह से बदल रहा है, वहां पारंपरिक हथियारों के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध की तैयारी जरूरी हो गई है। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटाबेस आधारित सेना बनाने का लक्ष्य तय किया है। यानी इस साल सेना का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी और डेटा के इस्तेमाल पर ही रहेगा और नई तरह से जंग की अब योजना बनाई जाएगी। बैठक में सेना को मजबूत बनाने के लिए, नई तकनीक को अपनाने के लिए और ट्रेनिंग और युद्ध की नई रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में जिन 2 तकनीकों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उन्हें सेना के नए ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय सेना में जिन 2 ब्रह्मास्त्रों की बात हो रही है, उनमें से एक है ड्रोन यूएस और दूसरा है एंटी ड्रोन सिस्टम CUAS। ड्रोन तकनीक के जरिए दुश्मन पर निगरानी रखी जा सकेगी, सटीक हमला करना आसान हो जाएगा। वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही बर्बाद कर देगा। इन तकनीकों की खास बात यह है कि इनके जरिए बिना पारंपरिक बम और गोले के दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। सेना के अधिकारियों के मुताबिक दुनिया में बदलते हालात को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य ताकत जरूरी हो गई है। नए नए हथियार के साथ साथ टेक्निक पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके लिए सरकार के अलग अलग विभागों में सेना के बीच बेहतर तालमेल और देश के स्तर पर एकजुट होकर काम करने की भी जरूरत को फोकस किया गया। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की जरूरत को भी बल दिया गया। तो बिल्कुल नए तेवर, नए कलेवर के साथ भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। और अब एक ऐसी खबर जो हमसे आपसे सबसे जुड़ी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में सिलेक्शन लेना आसान बात नहीं है। सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई, दिन रात की पढ़ाई के बाद तब कहीं जाकर सिलेक्शन होता है। लेकिन कुरुक्षेत्र NIT से ऐसी खबर आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है। बीते 2 महीनों में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। जान देने वाला ये चौथा मामला है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि एक प्रोफेसर ने NIT के बजाय कहीं और जाकर सुसाइड करने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में NIT प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र NIT में बीटेक की छात्रा दीक्षा की। आखिर क्या परेशानी थी? कोई सुनने वाला क्यों नहीं था? जिस पर जिम्मेदारी थी वो कह रहे थे कि NIT के बजाय कहीं और जाकर सुसाइड करो। ये मानसिक स्थिति है हमारे प्रोफेसर्स की, जो लाखों में सैलरी उठाते हैं लेकिन जिम्मेदारियां जीरो। सुसाइड के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। गुरुवार देर रात सैकड़ों छात्र कैंपस में इकट्ठे हो गए और वी वांट जस्टिस के नारों के साथ जबरदस्त तरीके से हंगामा शुरू किया, विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए NIT प्रशासन ने तुरंत मेन गेट बंद कर दिया और मीडिया की एंट्री तो पूरी तरह से बंद कर दी। मौके की गंभीरता को देखते हुए कैंपस के अंदर पुलिस और भारी संख्या में गार्ड्स तैनात कर दिए गए। 2 महीनों में 4 स्टूडेंट्स की जान चली गई। आप सोचिए उनके परिवार के बारे में, जो अपने होनहार बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज कैंपस में भेजते हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी उनके घर पहुंचाई जाती है। NIT प्रशासन ने एक कमेटी भी बनाई है जिसका काम छात्रों की समस्याओं को दूर करना था, लेकिन कमेटी बनने के बाद ही दीक्षा ने ये कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला गुरुवार 16 अप्रैल की शाम का है। दोपहर में लैब से हॉस्टल आने के बाद दीक्षा ने अपने रूम में सुसाइड कर लिया। छात्रों ने इस मामले में NIT प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और CBI जांच की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि एक प्रोफेसर ने NIT के बजाय कहीं और जाकर सुसाइड करने की बात कही थी, जो दीक्षा को काफ़ी बुरी लगी। एक छात्रा का कहना है, NIT प्रशासन ने अब हंगामे को देखते हुए हमारी छुट्टियां कर दी हैं। हमें ज़बरदस्ती घर जाने के लिए कहा जा रहा है जिससे मामले को दबाया जा सके। कई छात्रों ने बताया कि एकेडमिक स्ट्रेस
से वो जूझ रहे हैं। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट के बीच काफ़ी गैप रहता है, बातचीत नहीं हो पाती। अगर वो अपनी समस्याएं बताने जाते हैं तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते। प्रशासन ने ऐसे छात्रों की काउंसलिंग के लिए मेंटर रखे हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इससे पहले एनआईटी के 3 अन्य स्टूडेंट भी थे जो सुसाइड कर चुके हैं। मामला 9 अप्रैल का है। सिरसा जिले के बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट प्रियांशु वर्मा, जिनकी उम्र 22 साल थी, उन्होंने जान दे दी। हॉस्टल के रूम में उनका शव मिला। प्रियांशु से पहले 31 मार्च को पवन कुमार ने सुसाइड किया था, जिनकी उम्र 22 साल थी। पवन बीटेक 2nd ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं 2 महीने पहले 16 फरवरी की बात है, तेलंगाना के रहने वाले अंगोज शिवा, जो केवल 19 साल के थे, हॉस्टल के रूम में उन्होंने अपनी जान दे दी। अब इस चौथी मौत के बाद, दीक्षा की मौत के बाद, छात्रों का सब्र का बांध टूट गया। हंगामा किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया। हंगामे को बढ़ता देख एनआईटी प्रशासन ने मौके पर पुलिस बुला ली, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं कि पहले सीबीआई जांच कराई जाए और मिसमैनेजमेंट जो है उसे ठीक किया जाए। बहरहाल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रों की मौत ने एक नहीं कई सवाल खड़े किए हैं। जवाब एनआईटी प्रशासन को तो देना ही होगा। तो एक बड़ा सवाल हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज कैंपस में जाते हैं, उनके पास किस तरह की समस्याएं होती हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं समझता, और जिन पर जिम्मेदारी होती है, जिनके भरोसे छोड़ा जाता है छात्रों को, उनका मानसिक स्तर क्या कहता है कि क्या ये बच्चे इस तरह से अनाथ होकर वहाँ से लौट रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो एक बड़ा सवाल इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ आज खबर प्रधान शो में, जो हम सब के लिए विचारणीय है। और इजाज़त दीजिए, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।